स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं भाई दोबारा से आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो कल हमने क्या किया था भाई, गोस्ट फॉर्म की एप्लीकेशन की थी, उसकी वेरिफिकेशन की थी। तो आज एक और एप्लीकेशन करते हैं हम गोस्ट फॉर्म की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज spherical cell. यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। एक स्फेरिकल सेल जो यूनिफॉर्मली चार्ज है उसके ऊपर हम क्या दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दिखाएंगे वही। तो देखो इसके लिए सबसे पहले आपको डायग्राम समझा देता हूं। यहां पर हम क्या करते हैं, एक चार्ज स्फेरिकल सेल लेते हैं। ये हमने एक स्फेरिकल सेल ले लिया, इसका सेंटर हमने मान लिया भाई O, ठीक है, ओ सेंटर मान लिया। तो इसके बाहर किसी भी पी पॉइंट के ऊपर हम क्या दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दिखाएंगे। मान लिया हम यहां पर मान लेते थोड़ा पास ही, यहां पर हमने मान लिया पी पॉइंट। इस पी पॉइंट के ऊपर हमें क्या दिखानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दिखानी है। तो देखो सेंटर से लेकर इस पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो मैं किससे दिखा देता हूं भाई, आर से दिखा देता हूं मैं। और जो ये मेरे पास स्फेरिकल सेल है इसकी जो रेडियस है वो मैं किससे दिखा देता हूं, कैपिटल आर से दिखा देता हूं। अब आपने ये बात ध्यान रखनी है। तो देखो पी पॉइंट के ऊपर हमें क्या दिखानी है, गोस्ट थ्योरम का एप्लीकेशन करके। ये क्या है, गोस्ट थ्योरम की एप्लीकेशन है। तो गोस्ट थ्योरम का यूज करके हमें इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इस पी पॉइंट के ऊपर हमें गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे तो भाई हमने क्या किया, इस टाइप से ये हमने स्फेरिकल सेल लिया था, तो बिल्कुल ऐसा ही सरफेस हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ हम ना एज्यूम कर लेते हैं ताकि हमें इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए कैलकुलेशन करने के अंदर। तो ये हमने क्या माना भाई, ये गॉसियन सरफेस मान लिया जिसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर की कुल मानी, यहाँ पर कोई पॉइंट पी है। अब जो ये हमारे पास स्फेरिकल सेल है इसके ऊपर हमने यूनिफॉर्मली चार्ज यानी प्लस क्या चार्ज यूनिफॉर्मली क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया भाई, ठीक है। प्लस क्या चार्ज हमने क्या कर दिया, यूनिफॉर्मली इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्लस क्या, ठीक। अब इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दिखाओगे तो वही गोस्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग यहां पर हम क्या मान लेते हैं, इसका एक स्मॉल एरिया कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। इस पी पॉइंट का इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वो क्या जाएगी, आउटवर्ड जाएगी भाई, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इसका एरिया वेक्टर दिखाता हूं, यानी इस पे जो हमने माना इसका एरिया वेक्टर दिखाओगे तो क्या हो जाएगा भाई, एन आउटवर्ड की तरफ जाएगा। अगर इस टोटल का सरफेस एरिया एस है तो यहां पर मैंने इसका क्या दिखा दिया भाई, डीएस मान है इसका सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहां पर हम इसको करते हैं अकॉर्डिंग टू गोस्ट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गोस्ट थ्योरम। तो गोस्ट थ्योरम का यूज करके हम क्या करें भाई, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है हमारे पास वो क्या होती है भाई, सरफेस इंटीग्रल होती है ई डॉट डीएस, और ये किसके इक्वल हो जाता है, क्या वो भाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों को हम साथ साथ लेके चलेंगे। अब देखो यहाँ पर अगर हम इसका यूज करते हैं ई डॉट डीएस का, तो यहाँ पर देखो और पूरा किसके ऊपर था भाई, सरफेस के ऊपर ई डीएस। अगर मैं यहाँ पर दिखाता हूं तो एक तो एन यूनिट वेक्टर लगाऊंगा और साथ में क्या हो जाएगा भाई, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो भाई, एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पर एन जो यूनिट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों के बीच में एंगल कितना है भाई, 0 डिग्री का है। तो 0 डिग्री का होगा तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर हम 0 डिग्री पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1। तो हमारे पास सरफेस इंटीग्रल ई डीएस ये बच गया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। जो कांस्टेंट टर्म हम उसको बाहर ले आते हैं, कांस्टेंट टर्म बाहर लेके आए तो ई हमारे पास बाहर आ गई भाई, सरफेस इंटीग्रल के अंदर हमारे पास क्या बच गया, डीएस इज इक्वल टू क्या हो बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो जो मेन पी पॉइंट माना था क्या माना भाई, आउटसाइड में माना है। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, फर्स्ट केस हम ले रहे इसका आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल। ये बात आपने ध्यान रखनी है क्योंकि पी पॉइंट हमने सेल से आउटसाइड में माना। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे ये कहां पर आएगी, आउटसाइड द सेल हम इसको दिखाएंगे। तो यहां पर हमारे पास वैल्यू आ गई सरफेस इंटीग्रल डीएस अंदर बच गया क्या डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब वही बात जो डीएस का इंटीग्रेशन होता है भाई इसके अंदर वो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और डिस्टेंस इसकी रेडियस हमारे पास क्या है
कैपिटल इसकी कैपिटल आर अंदर वाले की ओर, हमें कहां पर कैलकुलेट करना है, पी के ऊपर। तो पी की डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, स्मॉल आर हमने ले रखी है, तो यहां पर हो जाएगा भाई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से ई की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो ई की वैल्यू क्या होगी, क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास कहां पर आई है, आउटसाइड द सेल, ठीक है, आउटसाइड द सेल आई है। अब देखो यहां पर तुमने पी पॉइंट माना था इस सरफेस से बाहर। अगर सेकंड पॉइंट में मैं क्या करता हूं, सेकंड पॉइंट जो आएगा उसको मैं लिख देता हूं सेकंड पॉइंट के अंदर एट द सरफेस ऑफ सेल। तो देखो भाई सरफेस ऑफ सेल के ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगी, यानी कि इस पी पॉइंट को मैं कहीं पर भी मान ली यहां पर भी लेके आ सकता हूं भाई, या यहां पर भी लेके आ सकता हूं, तो इस सेल के इक्वल हो जाएगा। आप देखो सेल के सरफेस के ऊपर लेके आऊंगा, तो यहां पर जो स्मॉल आर थी पी पॉइंट की, तो वो स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगी, कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे देन स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है, वैल्यू हमारे पास फिक्स रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हम क्या दिखा सकते हैं भाई, यहां से कि जो ई की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर से मैं किसको रिप्लेस कर दूंगा, कैपिटल आर को। तो ये मेरे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाती है भाई, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने ये दिखा दिया, लेकिन इसके अंदर आपने ये देखना पड़ेगा, देखो यहां पर जो प्लस क्यू चार्ज था वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था भाई, उसकी वजह से हमारे पास फील्ड आई थी, ठीक है। अगर मैं यहां पर भी अगर इस चार्ज की वैल्यू निकालता हूं और इसकी क्या मानता हूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी हम इसकी मान लेते हैं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की जो वैल्यू आएगी, अगर उसकी वजह से मैं क्यू की वैल्यू निकालता हूं, तो इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट का नाम दे देते हैं। तो यहां पर देखो बट जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है भाई सिग्मा, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी टर्म में हम दिखाते हैं, सिग्मा हमारे पास किसके इक्वल होती है, क्यू डिवाइडेड बाय एस होती है भाई हमारे पास, ठीक है। तो यहां से अगर क्यू की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इनटू में एस। तो सिग्मा हमारे पास एज इट इज, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया वो हमारे पास क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम यहां पर लिख सकते हैं भाई सिग्मा इनटू में 4 पाई आर स्क्वायर एस की वैल्यू, ठीक है। अब ये क्या होगी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो मैं यहां पर इसको रन कर देता हूं भाई, यहां से तो आ जाएगी पुट इन इक्वेशन 1। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या निकल के आएगी, देखो क्या की वैल्यू थी, तो क्या की वैल्यू हमने पुट कर दी सिग्मा इनटू में 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय में क्या था भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई भाई सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये दो वैल्यू हैं, दोनों हमारी कहां पर निकल के आई हैं, सरफेस के ऊपर निकल के आई हैं, एक ये और एक हमारी ये सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहले हम क्या करेंगे, इसके सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे, ठीक है, और फिर एक बार आउटसाइड द सेल और एक बार एट द सरफेस ऑफ द सेल यहां पर निकालेंगे। अब जो थर्ड पोर्शन आता है हमारे पास इनसाइड द सेल, इसको मैं कर देता हूं भाई, यहां से कर देता हूं। जो थर्ड पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, इनसाइड द सेल। अगर सेल के इनसाइड में हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू देखते हैं। तो देखो जो प्लस क्यू चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था वो कहां पर करवाया था भाई, इसके पूरे सरफेस के ऊपर करवाया था, सेंटर के ऊपर हमने कोई चार्ज नहीं दिया। ये स्फेरिकल सेल है तो अंदर से हमारे पास क्या भाई होलो है ये, ठीक है। अगर ये अंदर से होलो होगा तो किसी होलो बॉडी के अंदर जब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो सारा चार्ज कहां पर एग्जिस्ट करता है भाई, उसके सरफेस के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। इनसाइड में जो चार्ज की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो। तो जब इनसाइड में चार्ज की वैल्यू जीरो होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम सरफेस की बात करते तो आर स्क्वायर ये आई थी, लेकिन हम लिख देते हैं बट क्यू इज इक्वल टू जीरो इनसाइड द होलो सेल। यानी जो हमने सेल माना ये क्या है, होलो सेल है, तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो इसलिए हम बोल सकते हैं भाई सो E इज इक्वल टू जीरो। तो इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, जीरो।
तो इनसाइड में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो ना दिखा के उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करते हैं भाई, इसके लिए एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर मानते हैं। यहाँ पर हमने क्या माना था? होलो स्फीयर माना था, तभी जो सारा चार्ज वो क्या होगा, इसके सरफेस के ऊपर एग्जिस्ट कर गया। अगर ये होलो ना होता तो चार्ज वो इनसाइड में भी एग्जिस्ट करता माना, ठीक है। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, अब हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड सेल लेंगे हम इसके लिए। तो देखो इनसाइड का जो केस दिखाने के लिए हम एक अलग से सेल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर। अब की बार हमने क्या लिया, वही चार्ज सॉलिड स्फीयर लिया है, इस बात को आप ध्यान रखना। तो देखो हमारे पास वही डायग्राम बनेगा। हमने क्या मान लिया, एक चार्ज नॉन कंडक्टिंग हमने माना है, ठीक है। ये हमने क्या मान लिया, इसका सेंटर मान लिया O, ठीक है, सेंटर O मान लिया। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे भाई, नॉन कंडक्टिंग है तो सीधी बात है, देखो अगर नॉन कंडक्टिंग के हम इन साइड में चार्ज देंगे तो इन साइड में रहेगा, वो ट्रेवल करके सरफेस के ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि अगर ये कंडक्टिंग ले लेते हैं हम इसको, तो कंडक्टर के अंदर चार्ज एग्जिस्ट हमारा नहीं करता, वो सारा कहां पर आ जाता है, सरफेस के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। इसलिए हमने इसको क्या माना, नॉन कंडक्टिंग माना है, ताकि इसके इन साइड में चार्ज एग्जिस्ट करे और हम इसके इन साइड में क्या कर सके, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। तो देखो मान लिया हमने इसके इन साइड में कोई यहां पर पॉइंट मान लिया, वही पी पॉइंट, ठीक है, ये पी पॉइंट मान लिया। इस पी पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले इस पी पॉइंट के चारों तरफ हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं, जैसे हमने पिछले वाले के अंदर किया था भाई, हमने इसके अंदर ये गॉसियन सरफेस क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब इस गॉसियन सरफेस की वैल्यू हम क्या लेंगे भाई, अब यहां से जो डिस्टेंस हम मानेंगे, देखो ये जो डिस्टेंस थी बाहर वाले स्फीयर की, जो बड़ा वाला स्फीयर है, इसकी रेडियस हमने क्या मानी थी, आर के इक्वल मानी थी, कैपिटल आर के इक्वल, ठीक है। लेकिन जो भी हम पी पॉइंट एज्यूम करते थे उसकी डिस्टेंस हम क्या मानते हैं, स्मॉल आर से मानते हैं भाई, ये हमने दिखा दी स्मॉल आर से। अब इस पी पॉइंट के ऊपर हम क्या दिखाएंगे, अब की बार हमने क्या किया, ये सॉलिड स्फीयर लिया भाई, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं लाइनिंग से, ठीक है, सॉलिड है ये हमारा, इसके अंदर चार्ज है और नॉन कंडक्टिंग है, तो इसके इनसाइड में क्या करेगा, चार्ज एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब देखो इस पी पॉइंट के ऊपर अगर आप क्या दिखाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दिखाओगे, तो इनसाइड में जब हमने पॉजिटिव चार्ज दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, आउटसाइड में जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ठीक है। और इसका अगर मैं एक छोटा सा पोर्शन एज्यूम कर लेता हूं, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी क्या होगा, आउटवर्ड की तरफ चला जाएगा भाई, ठीक है। और अब हमारे पास ये होगी, अब इसके ऊपर हमने क्या करनी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अब देखो इस बाहर वाले के ऊपर हमने क्या दिया था, टोटल क्या वो चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट दिया था इस नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर के ऊपर, ठीक है। लेकिन हम मान लेते हैं कि जो हमने गॉसियन सरफेस एज्यूम किया है, इसके ऊपर चार्ज हमारा कितना है, क्या वो बेस चार्ज हमने इसके ऊपर एज्यूम किया है कि अंदर वाला जो पोर्शन हमारा, इसके ऊपर जो चार्ज है हमने क्या मान लिया, क्या वो डैश क्या मान लिया भाई, चार्ज मान लिया अपना। अब यहां पर आ जाओ, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अब इसमें एक बात ध्यान रखना भाई, हम कहां पर कर रहे हैं, इनसाइड द स्फीयर, ठीक है, इनसाइड में जा रहे हैं। तो देखो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है हमारी क्या होती है भाई, E डॉट ds इज इक्वल टू क्या हो भाई, एप्सिलॉन नॉट होती है। लेकिन देखो ये हमारे पास क्या सॉलिड स्फीयर है, इसके अंदर क्या कोई मीडियम है, तो यहाँ पर हम एप्सिलॉन नॉट ना लिख के यहाँ पर क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन खाली, यानी मीडियम के अंदर। और यहाँ पर जो चार्ज हमने माना इसके ऊपर वो क्या माना, क्या डैश, तो यहाँ पर क्या होगी, क्या कर देंगे, क्या डैश कर देंगे। तो ये बात आपने क्या करनी है भाई, ध्यान में रखनी है। तो अगर मैं क्या करता हूँ भाई, इसको हटा देता हूँ, यानी सरफेस इंटीग्रल करता हूँ, तो E ds n यूनिट वेक्टर इनटू में क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू क्या डैश बाय में एप्सिलॉन, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू थीटा कितना है भाई हमारे पास, n भी आउटवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड है, तो दोनों बीच में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। और यहाँ पर जब हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करते हैं तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। तो हमारे पास सिर्फ बचेगी क्या, E ds इज इक्वल टू में क्या डैश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, ठीक है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं भाई, और पूरे सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, तो अंदर बचेगा ds इज इक्वल टू में क्या डैश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ठीक है, अब देखो जो ds का हमारे पास होगा वही हमारे पास क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, रेडियस क्या है स्मॉल r के इक्वल है, तो यहां पर हमारे पास वैल्यू क्या जाएगी, e इनटू में 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q डैश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। अगर यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी वही q डैश डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन इनटू में क्या होगा r स्क्वायर। तो एक तो हमारे पास ये आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट वही हमारी। ठीक है, अब देखो इसके अंदर e की वैल्यू आ गई, लेकिन q डैश हमारे पास क्या आ गई, टोटल चार्ज हमने क्या दिया था इसके अंदर, लेकिन यहाँ पर जो हमने एज्यूम किया वो क्या है, q डैश है, तो q डैश की वैल्यू हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, सॉलिड स्फीयर है, तो इसके अंदर हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी आएगी वो कैसी आएगी, इसका वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि बट देखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम किससे दिखा देते हैं भाई, रो से दिखा देते हैं, रो इज इक्वल टू में हमारे पास क्या होती है चार्ज, चार्ज हमने क्या माना है क्या डैश डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम हम क्या मान लेते हैं भाई v हमने क्या मान लिया इसका वॉल्यूम मान लिया। अब देखो यहां से भाई क्या निकालने क्या डैश की वैल्यू, क्या डैश मेरे पास क्या होगा रो इनटू में वॉल्यूम हो जाएगा। अब क्या डैश रो तो एज इट इज भी, अब हमारे पास जो ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब, तो हम यहां पर लिख देते हैं 4/3 पाई, और रेडियस क्या है स्मॉल r भाई, तो 4/3 पाई r क्यूब हमने यहां पर लिख दिया। अब इसके क्या करते हैं भाई, मैं यहां पर कर देता हूं अभी नेक्स्ट आगे। तो देखो यहां पर क्या डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई, क्या डैश की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के अंदर अगर हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास e की क्या वैल्यू आती है भाई, क्या डैश की वैल्यू पुट कर दी रो इनटू में 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या बचेगा भाई 4 पाई एप्सिलॉन इनटू में r स्क्वायर। तो देखो 4 पाई से 4 पाई हमारा कैंसिल हो गया, और r स्क्वायर से क्या होगा ये क्यूब कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी भाई हमारे पास है, इसको यहां से कर देता हूं मैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ऊपर क्या बच गया रो इनटू में क्या बच गया भाई r, और डिवाइडेड बाय देखो ये 3 था तो 3 नीचे आ जाएगा 3, और नीचे क्या बच गया भाई एप्सिलॉन। तो हमारे पास ये क्या थी भाई, इनसाइड में कोई चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होता है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आती है वो क्या आती है रो इनटू में r डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन। हमने एप्सिलॉन इसलिए लिया क्योंकि इसके अंदर क्या है ये सॉलिड स्फीयर लिया भाई, मटेरियल मीडियम है इसके अंदर, अगर ये होलो होता तो खाली होता है अंदर, तो है क्या जाती है एप्सिलॉन नोट आ जाती हमारी। तो अगर आप किसी होलो स्फीयर लेते हो तो उसके अंदर इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या दिखाई थी 0, लेकिन सभी चीजें तो होलो नहीं होती भाई, कुछ सॉलिड भी होती हैं, तो हमने सॉलिड के अंदर निकाला, फिर गॉसियन सरफेस अपना एज्यूम करके, तो वहां से हमारे पास क्या निकल के आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आ गई भाई। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके सेंटर के ऊपर निकालते हैं भाई, देखो सेंटर के ऊपर फोर्थ केस के अंदर आते हैं एट द सेंटर, एट द सेंटर, तो देखो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई भाई सेकंड इक्वेशन से r की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम सेंटर के ऊपर जाते हैं तो बट सेंटर के ऊपर r की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, r की वैल्यू 0 होगी तो e भी हमारे पास क्या हो जाएगी 0। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, डिस्टेंस के ऊपर क्या करती है डिपेंड करती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर r के ऊपर सेंटर के ऊपर r की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी भाई। ठीक है, तो मैक्सिमम हमारी कहां पर होगी, देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारे पास वैल्यू आई है। अगर हम सरफेस के ऊपर देखते हैं, मैं इसका ग्राफ दिखा देता हूं आपको, ये ग्राफ किस तरह से आ रहा है इसका, सेंटर के ऊपर हमने क्या दिखा दी वही 0, यानी कि एट सेंटर, एट सेंटर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई 0। फिर दूसरा हम मान लेते हैं एट सरफेस, सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आई थी भाई क्या डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में r स्क्वायर, हमारे पास ये सरफेस के ऊपर आ गई थी। ठीक है,
और सरफेस के ऊपर ये आगे थी हमारे पास, लेकिन सरफेस के ऊपर ये क्या आई थी, कौन से स्फीयर के अंदर आई थी, होलो के अंदर आई थी। ठीक है, अगर हम देखते हैं सरफेस के ऊपर देखते हैं तो देखो जो हमने अभी केस किया है, किसकी बात करते हैं हम, इस चार्ज सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की। ठीक है, तो देखो सेंटर के ऊपर आ गई 0 और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला आया था हमारे पास क्या आया था भाई, रो इनटू में आर डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या था भाई 3 एप्सिलॉन। ठीक है, तो देखो यहां पर है सरफेस, सरफेस के ऊपर आर किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल हो जाएगा, यानी जो स्मॉल आर और कैपिटल आर, तो यहां पर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, यानी यही वैल्यू आएगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो यानी आर की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम कहां पर होगी, सरफेस के ऊपर ही तो होगी भाई, इसकी मैक्सिमम रेडियस अंदर तो कम होती जाएगी जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे, लेकिन जैसे हम सरफेस के ऊपर जाएंगे रेडियस क्या होगी, मैक्सिमम। तो रेडियस जब हमारी मैक्सिमम हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, हमारी मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आर की जगह अगर कैपिटल आर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू में रो इनटू में कैपिटल आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन। यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल आर के, तो जब आर हमारा मैक्सिमम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो ये दो केस तो मिले नहीं भाई चार्ज सॉलिड स्फीयर के नॉन कंडक्टिंग वाले, लेकिन ठीक है, लेकिन अगर हम जैसे ही सरफेस से हम बाहर जाते हैं आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस, तो देखो आउटसाइड द सरफेस हमने क्या माना था, जो हमने होलो कंडक्टर लिया था उसके अंदर हमने आउटसाइड में कैलकुलेट की थी, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आई थी, क्या डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन इनटू में आर स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आई थी। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 केस आ गए। अगर इनके हिसाब से हम क्या दिखाते हैं, ग्राफ दिखाते हैं अपना, तो हमारा जो ग्राफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो हमारे पास क्या आएगा, तो देखो ये हमारे पास क्या जाता है, ग्राफ हम शो करते हैं इस तरह से। यहां पर हमने क्या मान ली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हमने दिखा दिया E से, और ये है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, और यहां पर हमने क्या मानी, जो अपनी डिस्टेंस मान ली R, डिस्टेंस यानी स्मॉल r हमने यहां पर मान ली। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं ओरिजिन पॉइंट मान लिया, और अगर हम दिखाते हैं तो देखो इनसाइड द सेल सेंटर के ऊपर भी 0 थी। ठीक है, और सेंटर से लेकर हम क्या जा रहे हैं, जब सरफेस तक जाएंगे तो क्या होगी, इनसाइड द सेल तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी 0, लेकिन जैसे ही सरफेस के ऊपर आएंगे तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो देखो यहां से चले हुए इनसाइड से जा रहे हैं हम सरफेस की तरफ, तो माने यहां पर हमारे पास वो पॉइंट आ गया जहां पर स्मॉल r है वो हमारे पास किसके इक्वल है, कैपिटल R के इक्वल होगी। अगर जब ये कैपिटल R के इक्वल जाएगी तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो यहां पर हम कोई भी एक वैल्यू दिखा सकते हैं जो क्या होगी, मैक्सिमम, यानी ये दिखा दी भाई हमने यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू E की। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं भाई, आउटसाइड द सरफेस, यानी यहाँ पर हम पहुंच गए सरफेस के ऊपर, जब सरफेस से आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी क्या होती है, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है, यानी वो क्या करती है, डिस्टेंस ज्यादा होगी तो E की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम। तो इसका ग्राफ हमारे पास ऐसे आएगा, इसको थोड़ा सा और आगे मैं कर देता हूँ यहाँ से ऐसे, तो इसका ग्राफ आएगा इस तरह से। तो ये तो हो गया भाई जब R की वैल्यू क्या है, सरफेस यानी R इक्वल है, और ये क्या हो जाएगी, जब सरफेस से आगे जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेरी करेगी, और ये क्या हो जाएगी, जब R क्या है लेस देन क्या भाई R। ठीक है, तो इसमें देखो वैल्यू क्या है 0, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं आ रही, यहाँ पर क्या आ गई मैक्सिमम, यानी यहाँ पर हम लिख देते हैं E मैक्सिमम। ठीक है, तो भी सरफेस के ऊपर है, और सरफेस से आगे जाते ही क्या हो जाएगी 1/r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या थे भाई, गॉस थ्योरम, ये यूज से हमने क्या कर दिया, एक चार्ज स्फेरिकल सेल यानी जो होलो लिया था उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखा दी, और एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लिया उसकी वजह से हमने क्या दिखा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने वैल्यू दिखा दी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारे लिए इतना ही। कल हमारे पास क्या करते हैं भाई, लास्ट 1 या 2 टॉपिक बचते हैं उनको हम कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर ये पार्ट हमारा जो गॉस थ्योरम वाला है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में आज इतना ही। जैसी भी आपको वीडियो लगे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, या और कोई कैसी भी वीडियो के अंदर प्रॉब्लम हो किसी भी टाइप की तो आप मुझे बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक आप इसी को करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आते हैं।